सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं ये शो लेकर, जिसे हम बुलाते हैं हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। इस शो पे हम हाल ही में हुई देश और दुनिया से जुड़े कई मुद्दों पे चर्चा करते हैं, लेकिन आपको याद दिलाती हूँ कि इस शो की जो पतवार है वो आपके हाथों में होती है, क्योंकि आप तय करते हैं कि हम किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं हर एपिसोड में। आप हमें अपने ढेर सारे बहुत ही दिलचस्प सवाल भेजते हैं हर एपिसोड के लिए। तो शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हर एपिसोड के लिए हमें अपने इतने ढेर सारे सवाल भेजते हैं कि मेरे लिए चुनना मुश्किल हो जाता है कई बार कि कौन से सवाल पूछूं कौन से नहीं। तो चलिए, और इसमें एक मैं आपको एक इसके अंदर एक सीक्रेट बताता हूँ। वो ये कि जो हमारे मेंबर होते हैं, यूट्यूब के मेंबर होते हैं, उनका आप देखिए जब उनका नाम आता है उनका सवाल का, तो एक बैज बना होता है और बैज ये भी दिखाता है कि कितनी देर आप मेंबर रहे हैं। जो हमारे यूट्यूब मेंबर होते हैं उनके साथ थोड़ा पक्षपात करती हैं, उनके पक्ष में पक्षपात करती हैं, उनके प्रश्न अपूर्वा पहले लेती हैं। तो आप भी हमारे मेंबर बनिए और देखिए, मेंबर हैं हमारे को बिना कोई रेवेन्यू के, बिना कोई कमाई के तो कोई कुछ चला नहीं सकता। जैसे कहते हैं कि गाड़ी भी पेट्रोल के बिना नहीं चलती है ना, और पेट्रोल भी पैसों का आता है, तो ऐसे ही कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी, उसको भी ज़रूरत है कि आप उसके लिए कुछ खर्चा पानी दें। तो आप हमारे मेंबर बनिए, बहुत थोड़ा खर्चा है उसका, और आपके सवाल फिर अपूर्वा पहले उठाएंगे। इसी बात पर सबसे पहला मेंबर का सवाल जो है वो आदित्य का है। शेखर पूछ रहे हैं कि रूसी तेल हाल ही में पाकिस्तान पहुंचा, रूस पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इससे भारत रूस के संबंधों पर विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में विपरीत या एडवर्स प्रभाव पड़ेगा? और ये भी देखते हुए कि रूस अब भारत के लिए नंबर 1 तेल निर्यातक बन गया है, वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इससे वर्तमान पाकिस्तानी सरकार इमरान खान के इस दावे का मुकाबला कर पाएगी कि पाकिस्तान की विदेश नीति अब उतनी स्वतंत्र नहीं है? देखिए, आपने 3 सवाल उठाए हैं, तो मैं तीनों का आपको जवाब देता हूँ। पहली तो बात ये कि तेल जो है ना, जैसे कहते हैं कि मनी हैज़ नो कलर, नोट का कोई रंग नहीं होता कि अब ये अच्छे रंग का नोट है, बुरे रंग का नोट है, नोट तो नोट ही है ना जी। तो ये ऐसी तेल का कोई रंग नहीं होता। तेल एक कमोडिटी है, जिसको जो खरीदने को तैयार है उसको बेची जाती है, और दुनिया भर में ये कोई ये नहीं कहता कि मैं फलाना का तेल ले रहा हूँ, मुझे ये वाला तेल चाहिए, ऐसे नहीं होता। रूस का तेल इस समय एक पॉलिटिकल चीज़ हो गई है, क्योंकि रूस के ऊपर सैंक्शंस हैं जी। लेकिन उन सैंक्शंस के अंदर भी अब एक रास्ता खुल गया है, जो पिछला दरवाज़ा खोल दिया है नेटो ने, यूरोप ने, सैंक्शन लगाने वालों ने। वो ये है कि उन्होंने एक प्राइस लिमिट फिक्स कर दी है कि इस दाम तक अगर रूस बेचे तो कोई खरीद सकता है, उसके ऊपर खरीदेगा तो सैंक्शंस का वायलेशन है जी। अब उसके नीचे जो भी खरीदे, अब उसमें भारत खरीदे, पाकिस्तान खरीदे, चीन खरीदे, भारत और चीन सबसे बड़े खरीदार हैं। अब ये ज़रूर है कि यूरोप नहीं खरीदेगा, यूरोप की अपने आप की और तकलीफ़ें हैं रूस के साथ, तो बाकी देश खरीद रहे हैं, वो पाकिस्तान भी खरीद रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने बड़ी गहरी की कि रूस और पाकिस्तान की दोस्ती, तो ये इसमें एक कुछ ऐसे लगता है कि जैसे रूस की ये जो सरकार है वो थोड़ा सा भारत को ट्रोल भी कर रही है, छेड़ रही है भारत को। वो छेड़ कैसे करती है कि जैसे जिस समय ये खबर आई कि तेल पहला पाकिस्तान में आया 50,000 टन या जितना भी आया, करीब वो उस समय आया जबकि रूस के और पाकिस्तान के जो राजनीतिक संबंध जो स्थापित हुए थे उसकी 75वीं वर्षगांठ थी। तो उस पे जो सर्गेई लावरोव हैं, रूस के जो विदेश मंत्री हैं, हर जगह घूमते हैं, बहुत बोलते भी हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और वो स्टेटमेंट अब हमारी स्क्रीन पे देखेंगे, वो खड़े बोल रहे हैं। और मौका लगेगा, अगर हो सका हमारे को वीडियो मिला, अगर उसका ऑडियो के साथ मिला तो आपको दिखा भी देंगे, तो उसके लिए मैं 1 सेकेंड रुक भी जाता हूँ अगर वो मिल जाए तो। Dear citizens of Pakistan, I am glad to congratulate you on the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries. We know about the great interest and respect that the Pakistani people entertain towards Russia and President Vladimir Putin. We appreciate it very much.
Pakistan Rusi dosti zindabad. तो देखिए उसमें वो कह रहे हैं रूस पाकिस्तान 75वीं सालगिरह रूस पाकिस्तान दोस्ती की जिंदाबाद, रूस पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। अब रूस पाकिस्तान दोस्ती मुझे नहीं समझा है कब से हो गई, क्योंकि आप देखें कि करीब 50 साल तक माफ़ कीजिएगा करीब 20 साल तक जो 50 के दशक से के बीच में से लेके और करीब 1979 तक पाकिस्तान एक तरह से कोल्ड वॉर में रूस का दुश्मन था। जो रूस का जो सोवियत यूनियन पहले था, जो रूस का प्रेडेसेसर था, उसका दुश्मन था। दुश्मन क्यों था कि पाकिस्तान जो अमेरिका ने सिक्योरिटी अलायंसेस बनाए थे, सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, उनका मेंबर था, सदस्य था जी। और वो जितने सिक्योरिटी अलायंसेस थे वो नेटो थे, वो एशिया के नेटो थे और उनका तात्पर्य भी कम्युनिस्टों से लड़ाई करने का था। तो कम्युनिस्ट उस केस में चीन था और रूस था। चीन से फिर अमेरिका की दोस्ती हो गई 1970-71 तक आते आते, तो वो निकल गया, सिर्फ रूस था। पाकिस्तान क्योंकि उस गुट में था, इसलिए पाकिस्तान तब तक रूस का कोल्ड वॉर में दुश्मन था, शीत युद्ध में दुश्मन था। 1979 में 1979 में जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में, तब वहाँ पे जिसको कहते हैं कि पहला जिहाद जो शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, उसमें की पार्टनर जो था वो पाकिस्तान था। तो पहले कोल्ड वॉर में पाकिस्तान और रशिया दुश्मन थे और अब प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान और रशिया दुश्मन थे। रशिया सोवियत यूनियन तो खुद लड़ रहा था वहाँ पे और पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था। अब जैसे कहें कि अभी रूस लड़ रहा है यूक्रेन में, यूक्रेन को लड़ा रहा है पीछे से नेटो अमेरिका, तो उस तरीके से पाकिस्तान सारी इंटेलिजेंस, सारा सेफ हार्बर, सारे ट्रेनिंग कैंप्स, सारे मुजाहिदीन के परिवार, सारे मुजाहिदीन के ऑपरेशन, सारे CIA के ऑफिस, सारे सऊदी लोगों के ऑफिस जो CIA के साथ मिलके मुजाहिदीन की मदद कर रहे थे, चीनियों के सारा जो मुजाहिदीन का ऑपरेशन था वो तो पाकिस्तान से ही चलाया गया। तो वो पहले कोल्ड वॉर में दुश्मन था रूस का, अब इस प्रॉक्सी वॉर में दुश्मन था रूस का, और वो 10 साल 11 साल चली, मैं कहूँगा बल्कि आप कहें 13-14 साल ही चली, क्योंकि रूस वाले चले गए होंगे, सोवियत यूनियन वाले चले गए 1989 के आसपास, लेकिन उनकी सरकार जो उनकी समर्थित सरकार थी नजीबुल्लाह की, वो रही उसके बाद भी। तो पाकिस्तान दुश्मन था। तो 75 साल पाकिस्तान रूस दोस्ती कहाँ से आई मुझे समझ नहीं आया। लेकिन देखिए राजनीति में बहुत बातें कहनी पड़ती है, लोग कहते हैं। तो अंग्रेज़ी में एक बहुत पुरानी कहावत है, ये कहावत आप समझें कि 17वीं नहीं तो 18वीं सदी, मेरे ख्याल 17वीं सदी में कहीं जाती है, शायद 18वीं सदी में। तो ये कोई ब्रिटिश इंग्लिश डिप्लोमेट गए थे जो फ्रांस में, तब उन्होंने कहा कि डिप्लोमेट्स आर सेंट अब्रॉड टू लाई फॉर देयर कंट्रीज, कि जो राजनयिक होते हैं वो दुनिया भर में जाते हैं, अपने देश के हित में झूठ बोलते हैं। तो अपने देश के हित में लावरोव यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपने देश का क्या हित देख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि अपने देश का हित इस बात में देख रहे हैं कि इससे भारत को नाक चढ़ाई जाए। क्या आप बहुत कहते थे क्या बड़ी ऑटोनोमस आपकी फॉरेन पॉलिसी है, अब देखिए पाकिस्तान भी हमसे खरीद रहा है और हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान को दोस्त, अब आप और पाकिस्तान बराबर हैं, और आप अब तक अमेरिका से कहते रहे कि वो आपको हाइफनेट ना करे पाकिस्तान के साथ, अब देखिए हमने आपको कर दिया। इसमें आपका अगला सवाल है, जो तीसरा सवाल है कि भारत और रूस की जो सामरिक संबंध हैं, जो हमारे सैनिक साज सामान के संबंध हैं, वो संबंध बहुत महत्वपूर्ण है जी। लेकिन काफ़ी समय से भारत ने कुछ नया ज़्यादा खरीदा नहीं है रूस से। ये ज़रूर है कि S-400 मिसाइल्स का जो लास्ट ऑर्डर किया था वो बड़ा ऑर्डर है, लेकिन तब से भारत अब शिफ्ट कर रहा है, कुछ शिफ्ट कर रहा है पश्चिमी सोर्सेज को और कुछ शिफ्ट कर रहा है जिसको मेक इन इंडिया कहते हैं। अब मेक इन इंडिया में भारत जो बना रहा है वो खुद सब कुछ नहीं बना रहा है, लगभग सब कुछ जो भारत बना रहा है उसमें बहुत हिस्सा बाहर से खरीद रहा है। कई चीज़ें तो को प्रोडक्शन की तरह हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं, कई चीज़ें को प्रोडक्शन की तरह हैं, जैसे कि C-295 अब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बन रहा है, जो कि भारत एयरबस के साथ मिलके, एयरबस और भारत में टाटा की कंपनी वो मिलके बना रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमारा एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर है जिसमें फिर रुद्र है, उसके बाद में प्रचंड है, उसके कई वर्जन हैं, ध्रुव हैं, तो उसका जो इंजन है ये भी फॉरेन कोलैबोरेशन से बनाया गया है। अब तेजस जैसे है, तेजस मेक इन इंडिया है, लेकिन तेजस का जो इंजन है वो G404,
वो अमेरिका से इंपोर्ट होता है। ऐसे तेजस का फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स, तेजस के और काफ़ी कंट्रोल सिस्टम्स, तेजस की काफ़ी मिसाइल्स बाहर से आ रही है, जॉइंट वेंचर में बनाए जा रहे हैं। तो इन सब में रूस अब गायब है, रूस अभी नहीं है। अभी भी आप देखें मोदी जी जा रहे हैं वॉशिंगटन, बहुत बातें होंगी, लेकिन उसके पहले ही आप देखें G414 जो कि अगला मॉडल आएगा तेजस का, तेजस मार्क 2, उसमें जाएगा और भी कुछ जहाज़ों में जाएगा। उसके बाद भारत का जो एमका बनना है उसमें जाएगा, जो एडवांस फाइटर अगली बार इसके बाद बनेगा 2 इंजन वाला। तो ये सब जो हो रहा है अब अमेरिका और पश्चिमी सोर्सेज के साथ ज़्यादा हो रहा है। तो भारत रूस से अपने आप को धीरे धीरे डिस्टेंस कर रहा है, तो वो भी एक रूस को तकलीफ होगी। लेकिन देखिए एक सच्चाई ये भी है कि अगर आज भारत रूस से खरीदना चाहे भी तो रूस के पास स्पेयर है क्या? रूस के पास तो जितना भी स्पेयर था सब उन्होंने इस लड़ाई में झोंक दिया है, बल्कि उनको अभी स्पेयर पार्ट चाहिए। अगर मैं तो कई बार हंसी मजाक में कहता हूँ कि हमारे पास इतने सारे T-72 टैंक्स हैं, काफ़ी पुराने हैं, कुछ रूस को बेच देते हैं, कुछ यूक्रेन को बेच देते हैं, दोनों एक दूसरे के जला देंगे, हमको पैसे भी देंगे, उस पैसे से हम कोई नए आधुनिक तैयार लेके आते हैं या टैंक लेके आते हैं। और अभी क्योंकि डिस्ट्रेस परचेज होगी, उनको दोनों के डिस्प्रेशर है कि हमको टैंक चाहिए, तो आप शायद थोड़ा ब्लैक मार्केट में भी बेच दें। मैं मजाक कर रहा हूँ, इस बात को बहुत संजीदगी से मत लीजिएगा। तो ये एक पेचीदा सिचुएशन है, इसमें हर देश अपना खेल खेलता है। जो पाकिस्तान की जो खरीदारी हुई है उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इसकी पेमेंट जो है, क्योंकि डॉलर में कर नहीं सकते, डॉलर के ऊपर सैंक्शंस हैं जी। अगर पाकिस्तानी अपने रुपए में पेमेंट करेगा तो उससे फिर वो रूस लेगा क्या? रूस को तो इंडिया से, भारत से भी ये तकलीफ हो रही है कि भारत अगर रुपए से उनको पेमेंट करेगा तो उनके पास भारत में इतना खरीदने के लिए नहीं है, क्योंकि भारत के साथ जो ट्रेड है रशिया की अब बहुत अनबैलेंस्ड है, क्योंकि भारत तो इतना तेल ले रहा है, वो भारत से कुछ भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है जो उनको इतनी मात्रा में दे सके जो कि चीन के पास है। तो चीन से उनकी ट्रेड बैलेंस्ड है। तो पाकिस्तान अपना रुपया दे तो रूसी उसका करेंगे क्या? और दूसरी बात, पाकिस्तान रुपए का भरोसा क्या है, कल को कितना और लुढ़क जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो रोज़ कम हो रही है। भारत का रुपया तो कम से कम स्टेबल है। तो पाकिस्तान ने इसकी पेमेंट चीन के युआन में करी है। अब मेरे के भी दिमाग में बात कुछ मुझे समझ नहीं आई, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी, मुझे जवाब नहीं मिला कि पाकिस्तान के पास इतने युआन आ कहाँ से रहे हैं। क्योंकि चीनी जैसे हैं, वो चीनी किसी को मुफ्त में पैसे नहीं देते हैं जी। और अगर मान लीजिए वो पाकिस्तान को लोन भी देते, उधार भी देते, तो ये बात पब्लिक हो जाती, ये बातें छुपी नहीं रहती हैं, क्योंकि कोई 500-800 रुपए तो है नहीं, कोई मिला रहे यार तू ले ले मेरे से 10,000 ले ले, 20,000 ले ले, पर ये तो बहुत बड़ा पैसा है, क्योंकि तेल खरीदना है रूस से और काफ़ी तेल खरीदा जा रहा है। तो या तो ये एक संभावना तो ये है कि पाकिस्तान के पास जो डॉलर के रिजर्व्स हैं बहुत थोड़े हैं, पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा के रिजर्व इस समय करीब 4.6 बिलियन है। आप समझिए कि भारत में लगभग 600 बिलियन के आसपास रहते हैं, 4.6 हैं। तो उसमें से, क्योंकि तेल तो खरीदना ही है, तो उसमें से निकाल के उसको युआन में कन्वर्ट करा के और फिर खरीदा जा रहा है। ये एक संभावना है, लेकिन मैं इसको आपके सामने कंफर्म नहीं कर सकता। अगर मुझे और मालूम पड़ेगा तो मैं बताऊंगा बाद में। शेखर, अगला सवाल कार्तिक का है। वो पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी की आने वाली यूएस विजिट से, यूएस यात्रा से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये स्टेट विजिट है, क्योंकि यात्राएं तो बहुत होती हैं, मुलाकातें बहुत होती हैं, लेकिन स्टेट विजिट एक बड़ी बात होती है। तो ये स्टेट विजिट है, और ये जब स्टेट विजिट्स वगैरह होते हैं तो ऐसे नहीं होते, इसके पहले काफ़ी काम किया गया होता है जी। तो ये नहीं कि वहाँ मिलते हैं, अरे यार ये जहाज़ देगा, अरे यार ये ड्रोन ले ले, तू ये ड्रोन ले ले, जहाज़ नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये सारे काम हो चुके होते हैं, और हमें अब ये पता है कि बहुत एडवांस बात हो गई है, क्योंकि अमेरिका के यहाँ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन आए, और उसके बाद अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंथनी ब्लिंकन आए, और ये बातचीत हुई जैसे कि G414 का को प्रोडक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों बातें जो दोनों भारत के लिए बड़ी बातें और बहुत अच्छी बातें हैं। और ऐसे ही अभी ड्रोन परचेज की बात भी आ जाई है, हालांकि मैं थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़ हूँ। मैं समझता हूँ कि जो सी वर्जन है, सी गार्डियन जिसको बोलते हैं, वो नेवी बहुत इस्तेमाल कर रही है, नेवी के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन आर्मी के लिए ग्राउंड पे आर्म्ड ड्रोन्स कितना काम आएंगी, क्योंकि ये ड्रोन्स को ऐसी सस्ती ड्रोन्स नहीं है कि आप 100 भेज दें, 50 भेज दें, 10-12 गिर भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या ये कामिकाज़े ड्रोन्स जिन्हें कहते हैं, जो अब रूस यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा यूक्रेन के वॉर में, ये ईरान की बनाई हुई है। कामिकाज़े मतलब जो खुद जाके टारगेट में टकराती हैं और ब्लास्ट होती हैं,
तो हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि लो कॉस्ट होती है। ये ड्रोन्स हाई कॉस्ट है जी। और ये ड्रोन्स रिकवरेबल हैं। तो मतलब $3 बिलियन आपको एक ड्रोन का पड़ रहा है, तो वो जाएगी अपना गिरा के फिर वापस आ जाएगी, फिर वो बैठी रहेगी, फिर उसको दोबारा भेजिए। लेकिन ये वहाँ काम आती है। आपने देखा है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में इसका बहुत इस्तेमाल किया, इराक में किया, सीरिया में किया, यमन में भी किया। तो ये वहाँ पे काम आती है जहाँ आपके पास टोटल एयर सुपीरियरिटी हो, जहाँ की आपके आसमान में आपको कोई ख़तरा नहीं हो। इसका मतलब दुश्मन की एयरफोर्स पे ना हो और नीचे उनके पास कोई ऐसा मिसाइल भी ना हो जो आपको गिरा सकता हो जी। तो वो भारत को चीन और पाकिस्तान के दोनों थिएटर में ऐसी स्थिति मिलना, मैं तो कहूँगा असंभव ही है, क्योंकि वो दोनों देशों के पास एयर डिफेंस बहुत ही ज़्यादा सशक्त है। तो किसी भी हालत में इसको ऐसे मिलना मुश्किल लगता है। अब इसको सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाए, अगर सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करना है तो इतनी महंगी चीज़ को, पर यह है कि जो खरीद रहे लोग उनके पास पैसा तो लिमिटेड है, हर किसी को पैसा तो थोड़ा सा ही है, उसी में से सब कुछ लेना है। तो उन्होंने सोचा होगा। तो 1-2 दिन में आप नज़र रखिएगा, स्नेह एलेक्स फिलिप जो हमारे डिफेंस एडिटर हैं, वो इसके ऊपर कुछ कौड़ी निकाल के लाएंगे और आपको कुछ बताएंगे कि इसका क्या मतलब है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अगला सवाल विशाल कुमार यादव का ले रही हूँ, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे कि मोदी सरकार अब विलफुल डिफॉल्टर्स को 12 महीनों के बाद लोन देने की आज़ादी उन्होंने दी है बैंकों को। ये कहाँ तक सही है? क्या ये ऐसा नहीं है कि जो जानबूझकर पैसा हड़प जाए उसमें, और जो बिजनेस डूब जाने के कारण पैसा नहीं चुकाए उनको लगभग सेम तराजू में रख दे रही है? क्या इससे बैंकों को नुकसान और चोर किस्म के लोगों को ही फ़ायदा नहीं होगा केवल? देखिए, इसको 2 तरीके से देखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि आप, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेपरेट बेबी एंड बाथ वाटर, कि आप बच्चे को नहला रहे हैं किसी बाल्टी में, पानी गंदा हो गया तो अरे पानी गंदा हो गया फेंक दो। पानी के साथ बच्चे को तो नहीं फेंक देते ना, बच्चे को संभालते हैं, पानी को फेंक देते हैं। तो इसमें बेबी क्या है? बेबी है जो बैंक का पैसा है, वो बेबी है। बाथ वाटर क्या है? बाथ वाटर वो है जिस आदमी ने पैसा वो चोरी किया जी। तो जिसने चोरी किया उसके ऊपर तो क्रिमिनल केस हो गया ना। तो ये समझौता होने से, सेटलमेंट होने से क्रिमिनल केस खत्म नहीं होता है। कोई चोर आपके घर चोरी करता पकड़ा जाए, भगवान ना करे आपका घर हो, किसी का घर, मैं नहीं कह रहा कि आपका घर, वो पकड़ा जाए और उसके बाद तो चोर ये बोल दे कि मैं अपना सारा सामान वापस दे रहा हूँ, चोरी करके गया था, तो केस थोड़ा खत्म होता है। चोरी तो चोरी है। अपूर्वा लॉ पढ़ी हुई है, ये आपको समझाएंगे। चोरी तो क्राइम में से खत्म नहीं होता। तो इस पॉलिसी में ये साफ है कि जो क्रिमिनल केस और जो बाकी एक्शन है, पिनल एक्शन है, रेगुलेटरी एक्शन है, वो सब चलता रहेगा। इसमें बेबी क्या है? बेबी ये है कि एक बैंक ने किसी को 5,000 करोड़ दिया, वो कह रहा है मेरा दिवाला निकल गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भाग गया, विजय माल्या भाग गया। पर कहता है कि देखो मैं आपको 5,000 के 5,000, विजय माल्या तो कह रहा है मैं सारे पैसे दे सकता हूँ, ब्याज के साथ दे सकता हूँ, क्योंकि उसके जो शेयर थे, जो उसके कोलेट्रल, शेयर का प्राइस बढ़ गया है, लिकर कंपनीज का बढ़ गया दाम, तो उसका भी बढ़ गया। तो उसमें अब बैंक इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि क्रिमिनल केस पहले चल रहा है। तो ये दोनों को अलग किया गया कि देखिए क्रिमिनल केस तो चलता रहेगा, तो जो CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, वो सब अपने काम करते रहेंगे, लेकिन जो बैंक का पैसा है उसको जितना मिलता है, हर केस में सारा नहीं मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल भागते भूत की लंगोटी पकड़ने का सवाल है कि जो मिलता है वो तो लो, नहीं तो जितना समय बीतता जाएगा जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा जी। और जहाँ तक ये कहना है कि 12 महीने के बाद फिर लोन ले सकता है, देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिंसिपल होता है। अगर वही एक और कंपनी फ्लोट करता है तो फिर उसके और बैंक के बीच में कोई बैंक में लोन देने वाला भी बेवकूफ़ तो नहीं है ना। ये पुराने ज़माने की बातें हैं जब बैंक, देखिए बैंकिंग में रिस्क होता है, आपके लोन खराब हो सकते हैं, किसी का बिजनेस फेल हो सकता है, आपकी असेसमेंट किसी के बिजनेस के वैल्यू की गलत हो सकती है। जो पहले समस्या हुई वो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, खास करके 2012 और 14 के बीच में ऐसे बहुत लोन बांटे गए रेवड़ियों की तरह से बड़े बड़े लोगों को। तो वही इस समय आ रहे हैं परेशान करने के लिए। तो बैंकों को उसमें से कुछ पैसा वापस मिल जाए, जबकि क्रिमिनल केस चलते रहें उसमें कोई नुकसान नहीं है। ये कहना कि 12 महीने के बाद आपको फिर मिल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एंटाइटलमेंट है, कि आपको हक है कि आप बैंक के पास जाएं और बैंक को लोन देना ही पड़े। बैंक फिर से आपका कोलैटरल देखेगा, फिर देखेगा आप लोन लेने लायक है कि नहीं। लेकिन
फिर से मैं फाइनली बता रहा हूँ कि इसमें जो और केसेस चलते रहेंगे, क्रिमिनल केसेस होंगे या रेगुलेटरी केसेस होंगे, वो इससे हल नहीं होंगे, उसका ये समझौता नहीं है। तो इसलिए इसको इस तरीके से समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब यही नहीं कि सबको जेल में डाल दो। जैसे अन्ना हज़ारे आए, इसको भी जेल में डाल दो, उसको भी जेल में डाल दो, इसको भी जेल। अब तो अन्ना हज़ारे की बात ही समझ नहीं आती, सुनती नहीं, और जब वो बोलते हैं कोई इनको नोटिस ही नहीं करता है। तो ये जो मारो 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 वाली नीति है, ये ठीक नहीं है। शेखर, अगला सवाल संदेश का है। वो पूछ रहे हैं कि जैक डॉर्सी ने जो गवर्नमेंट प्रेशर की बात की है, क्या सरकार को इस पर सफाई नहीं देनी चाहिए? देखिए, सरकार ने तो सफाई के बजाय सरकार ने तो उसको जवाबी हमला किया है, काउंटर अटैक किया है कि आप यहाँ गड़बड़ कर रहे थे, आप यहाँ पे सबवर्शन करा रहे थे, आप यहाँ पे टुकड़े टुकड़े तोड़फोड़ गैंग के साथ मिले हुए थे, और हमने तो आपको धमकाया ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो सरकार ने तो काउंटर अटैक किया है वहाँ पे। अब जहाँ तक जैक डॉर्सी ने जो कहा, सवाल ये है कि पुलिस तो ट्विटर के ऑफिस में यहाँ गई थी, वहाँ नोटिस भी लगा के आई थी, नोटिस भी दे के आई थी, और भी कई नोटिस दिए गए, और हर नोटिस में कहा गया कि फाइनल नोटिस है, ये आखिरी नोटिस है। तो वो तो सब बातें बिल्कुल तथ्य हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। और ये भी अगर आप ट्विटर की वेबसाइट पे जाएं, और मैंने पिछले हफ्ते अपने कर्तक लेटर में एक उस वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, वो अभी आप भी देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें ट्विटर ने खुद लिखा था कि हमने 500 से ऊपर अकाउंट ऐसे बंद किए जो हमें लगा कि ये करेक्ट स्टैंडर्ड्स, एक्यूरेसी वगैरह को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और या कुछ उसके अंदर झूठ है या प्रोपेगेंडा वगैरह है। तो ये नहीं, तो इसमें कोई ये सब तथ्य हैं, इसमें कोई इतना झूठ नहीं है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि सरकार ने बहुत प्रेशर डाला कि इसका बंद कर दो, उसका बंद कर दो, जो हमें मंजूर नहीं था। वो ट्विटर के स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि काफ़ी केस ऐसे थे जो कि कुछ राजनेता थे या कुछ और एक्टिविस्ट थे सिविल सोसाइटी के, या पत्रकार थे, मीडिया पर्सनालिटीज़ थे, जिनके हैंडल भी सरकार चाहती थी कि हम बंद करें। वो हमने बंद नहीं किया, क्योंकि हमने सोचा कि वो भारतीय लॉ में और भारतीय संविधान के हिसाब से भी और वैसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के स्टैंडर्ड पे नहीं आते थे। अगला सवाल जयप्रकाश पाटिल का है। वो बोल रहे हैं कि उनका सवाल चक्रवाती तूफान के ऊपर है। वो बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हाल ही के कुछ सालों में हमारे पश्चिमी तट पर लगभग हर साल चक्रवाती तूफान उठ रहे हैं, जैसे कि तौकते, वायु, निसर्ग। इससे पहले के नज़दीकी इतिहास में ऐसा नहीं दिखाई देता है। ऐसे चक्रवात की संख्या की बढ़ोतरी के पीछे कारण क्या है? इसके लिए कुछ किया जा सकता है क्या? पूछ रहे हैं, इनको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इनसे बचने के लिए तटीय इलाकों में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो तूफ़ान आते हैं थोड़े पहले से बढ़ गए हैं। अब जो आमतौर पे माना जाता है वो यही है कि बढ़े हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे हर जगह चेंजेस हो रही है, तो वो एक कारण है। लेकिन दूसरा ऐसा भी है जो अगर आप वैज्ञानिकों से पूछें तो ये भी कहेंगे कि ये इपॉक होते हैं, जैसे कि युग मान लीजिए कि 50 साल में ये ज़्यादा आएंगे, ये 15 साल में ये ज़्यादा आएंगे, या 15 साल मानसून वीक रहेगी, 15 साल मानसून अच्छी रहेगी। तो जैसे मानसून के इपॉक होते हैं 15-20 साल के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के होती हैं। अब इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके लिए जो फोरकास्टिंग है, अगर आपको पहले पता लग जाए तो कम से कम तटीय इलाकों से लोगों को हटा सकते हैं। जो आपके नावें, खास करके जो मछुआरे दूर गए होते हैं, उनको वार्निंग मिल जाए तो वो वापस आ सकते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और उससे बड़ी बात यह है कि आप अपने पूरे बंदोबस्त इंतजाम कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा आ जाए, बाढ़ आ जाए, फ्लडिंग हो जाए, जैसे कुछ इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें लगे कि फ्लडिंग हो, नुकसान हो सकता है, तो आप उनको बंद कर सकते हैं। और वैसे भी अपना रिलीफ वगैरह सब आप सामग्री वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो आप देखें कि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, दुनिया एडवांस्ड हो रही है, तब इन तूफ़ानों की से जो डैमेज होती है वो थोड़ी कम होती जा रही है, ऐसी नहीं है जैसे पहले थी। और जहाँ तक तूफ़ान है, तूफ़ान को किसने रोका है? फ्लोरिडा को आप अमेरिका में फ्लोरिडा को देखिए, वहाँ कितने तूफ़ान आते हैं। अमेरिका के तटीय इलाकों में बहुत तूफ़ान आते हैं, बहुत नुकसान भी होता है, तो कोई इनको रोक नहीं सकता। ये प्रकृति का एक फिनोमेनन है, इनसे रोक नहीं सकता, लेकिन इससे बचने के बड़े उपाय किए जा सकते हैं, जैसे अपने घरों की कंस्ट्रक्शन, सरकारी बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन, उनको उनमें पानी निकास करने का तरीका, ये सब तरीके समय के साथ
इम्प्रूव किए जा सकते हैं। और मैं कहूँगा कुछ हद तक किए भी गए हैं, क्योंकि आप देखिए ओडिशा में बहुत भयंकर तूफान पहले आते थे, लेकिन ओडिशा में अब भी आते हैं, लेकिन जब अब आते हैं तो उस तरह का नुकसान अब नहीं कर पाते हैं। शेखर, अगला सवाल संकल्प का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। 2 और सवाल लूँगी मेंबर्स के। वो बोल रहे हैं कि उनके क्रैश के अलावा इमरान खान और अमृतपाल के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है। थोड़ा लंबा सवाल है। वो बोल रहे हैं कि कई विशेषज्ञों के पॉलिटिकल टी लीव्स को गलत पढ़ने का एक प्रमुख कारण सोशल मीडिया है, जिसे अनोनिमस शैडोई बॉट्स का क्षेत्र कहा जा सकता है, जो किसी को भी गोलायत की तरह दिखा सकते हैं। सच कहें तो आईके और अमृतपाल का बड़ा सपोर्ट बेस विदेशों में था, यहाँ तक कि अर्दोगान का सबसे ज़्यादा आलोचक भी उनके सबसे ज़्यादा विदेशों में रहते हैं। फिर यूट्यूब विशेषज्ञ या इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। गलत सूचनाओं, बोले मिस इन्फॉर्मेशन के इतने सारे स्रोतों के साथ हम इस भूसे के ढेर में सच्चाई की सुई का पता कैसे लगा सकते हैं? देखिए, जो आपने बात की भूसे के ढेर में सच्चाई की सुई, जिसको कहते हैं नीडल इन ए हेस्टैक, वो बहुत ठीक बात है। लेकिन इसमें मैं एक बात कहूँगा, दोनों के बारे में आपकी बात ठीक है, दोनों की सपोर्ट देश से बाहर बहुत थी, और दोनों जब दोनों को एक तरह से कंट्रोल किया गया, स्टेट ने कंट्रोल किया, तो उनके सपोर्टर बाहर निकल के नहीं आए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जहाँ उनमें फ़र्क है वो ये है कि अमृतपाल की पंजाब के अंदर कोई ख़ास पॉपुलैरिटी नहीं थी, इसीलिए मैंने लिखा भी था कि सरकार इतना इसको इग्नोर क्यों कर रही है, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी, क्योंकि बात अगर आगे चलती रहती तो बढ़ जाती, क्योंकि वो गुरुद्वारे से गुरुद्वारे जा रहे थे और रोज़ खालिस्तान 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 बोलते थे, उनको उसका कोई सपोर्ट था नहीं। लेकिन होता क्या है कि ये बात अगर चलती रहे और इसको कंट्रोल ना किया जाए तो कभी भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, कहीं कोई फायरिंग हो जाए, तो इस एकदम बात का बतंगड़ बन जाता है। तो वो उनकी स्थिति थी। इमरान की पाकिस्तान में जो पॉपुलैरिटी है वो एक सच्चाई है जी। आज भी अगर चुनाव हुआ पाकिस्तान में और इमरान उसमें लड़े और वो फेयर चुनाव हुआ तो इमरान ही जीतेंगे। तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उसका लिंक अपूर्वा आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें लिखा था कि अगर चुनाव होता है तो इमरान जीतेंगे। ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन पाकिस्तान के हित में बड़ी ख़राब चीज़ होगी, क्योंकि जैसी उनकी राजनीति है वो पाकिस्तान को और बर्बाद कर देगी, पाकिस्तान को बर्बाद करेगी, हमारे जैसों को पड़ोसियों को परेशान करेगी। तो उनमें और अमृतपाल में ये फ़र्क है। अमृतपाल के पास ग्राउंड पे सपोर्ट नहीं है पंजाब में, इमरान के पास ग्राउंड पे सपोर्ट है। लेकिन ये सच है कि जब पाकिस्तान में आर्मी मैदान में आ जाती है तो बड़े से बड़े सपोर्टर भी आपके दुम दबा के अपने घर में जाके बैठ जाते हैं जी। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूँगी केवी कार्तिक का है, जो कि हमारे मेंबर है और हम बता रहे हैं कि वो नए नए हमारे मेंबर बने हैं और हमारे कई सारे शोज़ को काफ़ी पसंद करते हैं। सवाल उनका है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, उनका प्रश्न योग से संबंधित है। बोल रहे हैं, मैंने योगाचार्य BKS अयंगर के साथ आपका वॉक द टॉक देखा है, क्या आप ऐसी कोई घटना, कहानी या किस्सा बता सकते हैं जो उस इंटरव्यू में नहीं था? देखिए, वो बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही दिलचस्प वॉक द टॉक था और उसमें बहुत मैंने सीखा भी, और मैंने देखा कि इतनी एज में भी उनकी एनर्जी लेवल कितना ज़्यादा था। अच्छा। उस दिन बल्कि मैं चंडीगढ़ में था और वहाँ से आ रहा था और बिल्कुल तेज़ तेज़ गाड़ी ड्राइवर ने चलाई। वो जो आश्रम है योग शिक्षा का, वो निवेदिता जोशी जी हैं, जो कि हमारे पुराने सीनियर वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की बेटी है जी। और वो हाईली क्वालिफाइड एक्रेडिटेड अयंगर योगा की टीचर हैं। तो उनके आश्रम में आ रहे थे। आश्रम जो है वो हमारे ऑफिस से, जो कि एक्सप्रेस बिल्डिंग में है दिल्ली में, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास ही है। तो मैं वहाँ पहुँचा और मैं थका हुआ था, मेरा बुरा हाल था, और मैंने देखा कि यहाँ पे एक इंसान जो 90 के आसपास बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल एनर्जेटिक। तो मैंने भी फटाफट जाके अपने फेस के ऊपर 2 छपाके मारे और अपनी तरफ से एनर्जेटिक लगने की कोशिश की। एक ही ऑफ कैमरा बात बताऊंगा, उनको अच्छा लगा जो इंटरव्यू था, उनको पसंद आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक तोहफा भेजूंगा बाद में, और मैं भूल गया उसके बारे में। तो एक दिन मुझे निवेदिता जी का फ़ोन आया उसके बाद, उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी को मिलने गई थी और उन्होंने आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त तोहफा भेजा है। तो मैंने कहा अच्छा बताइए, भेज दीजिए। बोले नहीं, ऐसा तोहफा नहीं गुरुजी भेजते कि जिसको मैं आपको भेज सकूँ, आप मेरे पास आइए। तो एक बार मैं उनके पास गया कि आप बता तो दीजिए क्या कहते। उन्होंने एक पोस्चर योगा का बनाया है, वो आपके नाम पे आपके लिए उन्होंने डिज़ाइन किया है। अब आप उसे सीख जाइए, उसके बाद करिए। वो आपका गुरुजी का गिफ्ट ऐसे ही होता है कि आपके लिए एक
योगा का एक पोस्चर बना के दे देते हैं, हाँ। जो उनका आपको एक उपहार होता है। तो अब ये सच बात है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, दिल पे हाथ रख के, कि मैं उसके बाद कभी प्रैक्टिस करने गया नहीं और मैंने वो सीखा नहीं। तो शेखर, ये पोस्चर क्या था कि हमें पता नहीं चलेगा कभी? ये मैं फिर जाके निवेदिता जी से बात करूंगा एक दिन, और उनसे अगर मुझे समझ आया, नहीं तो एक दिन उन्हीं के पास जाके कैमरा लेके वही आपको बताएंगे। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।